नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जिस पर दुनिया की नजर है और इस खबर ने खलबली मचा दी है। ईरान में मारा गया हमास चीफ, ये बड़ी खबर। इस्माइल हानिया, जी हां, इस्माइल हानिया की हत्या ईरान के तेहरान में हुई है। घर पर हुए हमले में बॉडीगार्ड की भी मौत हुई। इस्माइल हानिया ईरान यात्रा पर था। हानिया ने ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुआ था। 30 जुलाई को ही सर्वोच्च नेता से मुलाकात की और आज सुबह इजराइल ने उस पर, उसके घर पर ही हमला कर दिया। ये स्ट्राइक हुई है, घर को ही उड़ा दिया जिसमें हानिया ठहरा हुआ था। ईरान में हुए इजरायली एक्शन के बाद ईरान ने आपातकाल बैठक भी बुलाई है, इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। बैठक सर्वोच्च नेता के घर पर हुई। बैठक में, जी हां, कुदस फोर्स के चीफ भी मौजूद रहे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। स्ट्राइक में घर को उड़ा दिया गया, बॉडीगार्ड को भी मार दिया गया। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, इस खबर को कैसे देखा जाए? देश और दुनिया में खलबली मचा दी है इस स्ट्राइक ने हानिया के घर पर, या जिस तरीके से उसको मारा गया, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, रात 2 बजे की ये जो घटना है, ये ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के कुछ घंटों बाद अंजाम दिया गया तेहरान में, और एक ऐसी जगह पर जो ईरान के राष्ट्रपति के घर से महज 150 मीटर की दूरी पर हुआ है। ये इतना प्रिसीजन स्ट्राइक था जिसमें कि मिसाइल ने ठीक उसी बिल्डिंग को अपनी जद में लिया जहां इस्माइल हानिया ठहरा हुआ था, और सीधे इस हमले में इस्माइल हानिया और उसका सबसे करीबी अंगरक्षक मारा गया। कुछ घंटे पहले ही वो ईरान के राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल था। भारत की तरफ से इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गए हुए थे, और एक फोटोग्राफ भी है जिसमें तमाम वो लोग जो कि इस समारोह में शामिल हुए थे, उसमें केंद्रीय मंत्री गडकरी और कहीं दूर दूसरी तरफ इस्माइल हानिया भी था। लेकिन आप जानती हैं कि जो 7 अक्टूबर की घटना है, इजराइल में घुस करके जिस तरह से हमास ने नरसंहार किया था, बहुत से इजरायलियों, निर्दोष इजरायलियों को मारा गया था, उस पूरे हमले का कहा यही जाता है कि मास्टरमाइंड था, उसका प्रेरक था। हालांकि पॉलिटिकल ब्यूरो जो है हमास का, उसका मुखिया बताया जाता है इस्माइल हानिया, और वो गाज़ा में नहीं रहा करता था, वो कतर में रहा करता था। लेकिन कहा जाता है कि उस दुर्दांत हमले के पीछे दरअसल दिमाग इस्माइल हानिया का ही था, और ऐसा नहीं है कि इस्माइल हानिया ने उसके लिए नुकसान नहीं झेला है। इस्माइल हानिया का पूरा परिवार पिछले अक्टूबर के हमले के बाद, जो हमले लगातार इजराइल की तरफ से गाज़ा में हुए हैं, उसमें करीब 10 सदस्य उसके परिवार के मारे गए थे, जिसमें उसके बेटे और उसके ग्रैंड चिल्ड्रन भी थे। लेकिन वो अपने आप को संभालता हुआ और इजराइल के खिलाफ लड़ाई को लगातार जारी रखे हुए था, और उसकी कोशिश ये थी कि वो आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमास के लिए जितनी मदद, इमदाद जमा कर सके वो कर रहा था। लेकिन इस घटना के बाद आप ये समझ सकती हैं कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा तनाव पश्चिम एशिया में बढ़ेगा, क्योंकि 10 घंटे पहले ही, इस घटना के 10 घंटे पहले ही बेरूत में भी हज़ मोसान, जो कि लेबनान का जो सबसे बड़ा आतंकी संगठन है, आप जानते हैं, हिजबुल्लाह का डिप्टी चीफ था, उसे भी मार गिराया गया था। और इस तरह से 2 बड़े दुश्मनों को इजराइल ने ख़त्म किया है, और ऐसे में जो जाहिर है प्रतिक्रिया होगी, वो चाहे वो हिजबुल्लाह हो या फिर हमास हो, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, और उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अभी भी 80 ऐसे इजरायली हैं जो कि इस वक्त कब्ज़े में हैं, फ़िलिस्तीनियों के, हमास के कब्ज़े में है, गाज़ा में है, और ऐसे में ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि उनका क्या होता है। और हालात अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस जोन में चले गए हैं जहां बातचीत से इस पूरे मसले का हल संभव नहीं है। जी, एक तो संजीव ये कि कई देश जो हैं इजराइल को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, हालांकि अमेरिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। दूसरा, ईरान में इमरजेंसी बैठकों का दौर शुरू हो गया है, और सबसे बड़ी बात है कि ईरान की सुरक्षा पर यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर कैसी है ईरान की सुरक्षा व्यवस्था।
देखिए, इजराइल में एक परिपाटी है कि जो इस तरह की राजनीतिक हत्याएं होती हैं उसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं लिया जाता है इजराइल सरकार के द्वारा। और उन्होंने ऐसी जो भी पॉलिटिकल किलिंग्स कैरी आउट की हैं पूर्व में भी, उसमें भी कोई उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन ये जो घटनाक्रम है और जिस तरह का ये स्ट्राइक है, जो तरीका अपनाया गया है, वो सब इस बात की ओर इशारा करता है कि ये मोसाद का स्ट्राइक था और इतने प्रिसीजन और इतने बारीक तरीके से अपने शिकार की पहचान करना और उसे एलिमिनेट करना ऐसे मौके पर जब वो कि कतार से निकल करके तेहरान पहुंचा हुआ था और वहां किसी समारोह में शामिल हुआ था। लोगों ने इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद उस वक्त रात के 2 बजे हमला किया जब सुरक्षा हमेशा अमूमन थोड़ी सी लैक्स हो जाती है। और उस वक्त ये जो हमला हुआ ये इतना प्रिसीजन और सीधा था कि इसने इस्माइल हानिया की जान ले ली और साथ ही अंगरक्षक भी मारा गया। जाहिर है कि इजराइल ने कैलकुलेट किया है कि इसके बाद की जो प्रतिक्रिया होगी वो कैसी होगी और किस तरह से उससे बचना है, और वो लगातार ऑफेंसिव पर है। जैसा कि हम लोगों ने बात की, इस घटना के पहले, इस हमले के पहले 10 घंटे पहले बेरूत यानी कि जो लेबनान की राजधानी है और जो हमास के सहयोगी और इजराइल के विरोधी हैं हिजबुल्लाह, उनके ऊपर भी हमला किया गया है। यानी कि लगातार ऑफेंसिव है, लगातार आक्रामक बना हुआ है हमास के खिलाफ इजराइल। और मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में जो जवाबी कार्रवाई होगी, जो हिंसा होगी, उसके लिए इजराइल तैयार है। ये ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी इंटरफेयर करे, क्योंकि खून खराबा पश्चिम एशिया में और बढ़ेगा, इस बात की आशंका आज की इस घटना के बाद हो गई है। 7 अक्टूबर का संजीव आपने जिक्र किया और इजराइल पर 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ हमास की तरफ से, वो बहुत बड़ा हमला था और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो क्या इसको बदले के तौर पर देखा जाए? और दूसरा, ये जंग जहां रुकनी चाहिए थी, अब इस हमले के बाद इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जितने प्रयास हो रहे थे अभी तक, उन प्रयासों का कोई नतीजा निकल पाया हो ऐसा नहीं है। आप जानती हैं, कतर और मिस्र के द्वारा बड़े गंभीर प्रयास किए गए थे और टेबल पर बैठा करके कोशिश ये की गई थी कि इजराइल और हमास के बीच कोई बीच का रास्ता निकल पाए। और आपको याद होगा कि हमास के तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर इस्माइल हानिया ही थे जिन्होंने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। लेकिन ये सारे प्रयास धरे के धरे रह गए, क्योंकि उन 80 इजरायलियों की रिहाई तुरंत चाहता है इजराइल, जो कि इस वक्त हमास के कब्ज़े में है, और हमास उन्हें देना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि जो बार्गेनिंग चिप है वो यही 80 इजराइल हैं। लेकिन इस दौर में आप जान रही हैं कि सबसे ज़्यादा महफूज कहा जाने वाला इलाका रफ़ा भी अब महफूज नहीं रह गया है। ज़मींदोज़ हो गए हैं वहाँ के तमाम बिल्डिंग्स, और हालात इतने ज़्यादा मुश्किल हैं कि ऐसा नहीं लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकल भी पाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरह से ये जो ऑपरेशन कंडक्ट किया है, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियाँ भी कही जाती हैं इसके पीछे हैं। लेकिन जब तक जो हॉस्टेजेस हैं, जो बंधक हैं इजरायली, वो अगर हमास के कब्ज़े में हैं, तो फिर कोई शांति वार्ता से हल निकल पाए, इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है। जी। और संजीव, अभी हम अमेरिका का जिक्र कर ही रहे थे और ये खबर सामने आ गई है अमेरिकी रक्षा सचिव की तरफ से कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका मदद करेगा। जी हाँ, ये देखिए, ये इस बात को लेकर के है क्योंकि अमेरिका में चुनाव है, और चुनाव में ख़ास तौर पर इजराइल, जो कि हमेशा से एक प्रबल सहयोगी रहा है अमेरिका का, अमेरिका अपनी जिम्मेदारी समझता है कि वो इजराइल की रक्षा करे, और ऐसे में कोई भी पक्ष ये नहीं चाहेगा कि वो इजराइल को बीच में छोड़ता हुआ नज़र आए। इससे वोटों का नुकसान हो सकता है। लिहाजा इस हमले के बाद इस बात की आशंका तो बिल्कुल है कि एक पलटवार होगा, जवाबी कार्रवाई होगी, और बदले की कार्रवाई जो होने जा रही है वो जैसी भी हो, उसमें अमेरिका इजराइल के साथ होगा। और आप जानते हैं कि ये जो बदले की कार्रवाई है अब सिर्फ हमास की तरफ से नहीं होने जा रही है। ये घटना एक ऐसे देश में अंजाम दी गई है, ईरान में, जो कि न्यूक्लियर पावर है, और वहाँ पर उसकी ज़मीन पर किसी विदेशी मेहमान को मारा जाना इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा गलत माना जाएगा उनके द्वारा। और आज की तारीख में ईरान पश्चिम एशिया में एक वैकल्पिक गुट का
वो नेतृत्व कर रहा है। अमेरिका से उसकी अदावत है और मानकर चलिए कि अब ईरान के नेतृत्व में हमास का ये बदला लिया जाएगा और देखना यही है कि ईरान अपनी किस तरह की शक्तियाँ इजराइल के खिलाफ प्रयोग में लाता है। जी तो क्या संजीव, यहाँ से आप एक नई जंग की शुरुआत देख रहे हैं और कौन किसके साथ खड़ा होगा ये भी देखना होगा। संजीव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रुक रुक की आवाज आ रही है लेकिन सुन पा रहा हूँ, बताइए। संजीव, क्या यहाँ से आप एक नई जंग की शुरुआत देख रहे हैं और कौन किसके साथ खड़ा होगा? क्योंकि अभी इस हमले के बाद जैसे अमेरिका ने कहा कि हम इजराइल का साथ देंगे, लेकिन कुछ कंट्री जो हैं वो इजराइल को ही जिम्मेदार ठहरा रही हैं। तो क्या दो धड़ों में देश बढ़ जाएंगे? देखिए, इस जंग में गलत और सही की पहचान खत्म हो चुकी है और कौन किसके पक्ष में है बस इस बात की गणना हो रही है। तो आज की तारीख में ईरान किधर है ये बताने की ज़रूरत नहीं, अमेरिका किधर है ये बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि आपको याद होगा 2020 की वो घटना जब कासिम सुलेमान मारा गया था, जो कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का सबसे बड़ा सेनापति कह सकते हैं, वो कमांडर था। उसे जब मार गिराया था अमेरिका ने, आपको याद होगा उस वक्त भी युद्ध नहीं हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में या फिर पश्चिम एशिया और पश्चिम देशों के राजधानियों के बीच भले ही तनाव देखा गया था लेकिन युद्ध नहीं हुआ था। तो इस्माइल हानिया तो आखिरकार हमास कमांडर है और वो वहाँ एक गेस्ट के तौर पर था। तो क्या ईरान सीधा युद्ध आज की तारीख में अमेरिका से करेगा, जबकि कासिम सुलेमान के मामले में भी उसने सीधा युद्ध नहीं किया था। हाँ, ये ज़रूर है कि आने वाले दिनों में जो ईरान के अपने एसेट्स हैं, चाहे वो हुथीज़ हैं, चाहे वो ईरानियन गार्ड्स हैं, चाहे वो हमास हैं, इस तरह के उसने पाल रखे हैं कई लड़ाके ग्रुप्स, उनके जरिए संजीव, आप सही कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप नजर बनाए रखिएगा। लगातार आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल के लिए अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़